हम लोग अगर सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे। बस पढ़ने का तरीका सही रखिए और समय रहते काम ख़त्म करते चलिए अपना। अब जैसे इसने तो 2 बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, तुमने भी 2 बार मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, तो अगर महीने के महीने भी तुमने प्रैक्टिस करी, 2 प्रैक्टिस और कर लोगे तो बेसिक क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा और वो समझने वाला होगा। इसी तरह से जैसे हिस्ट्री का मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम रिवीजन नहीं रखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हमें 4 कंसेप्ट पढ़ना है। पॉलिटिकल पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, कल्चरल पढ़ना है, इकोनॉमिकल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं ना तो फंस जाते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज़ है, अब जब काम करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर जब इनिशियल फेजेस के अंदर आपके डायनास्टीज़ इवॉल्व होना चालू होते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होना चालू होते हैं, तो अलग अलग तरीके के आपको सिस्टम मिलना चालू होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे थे जो रिपब्लिकन फॉर्म में थे, जिन्हें जनपद बोला जाता था, और जनपद से ही वो बड़े जो जनपद थे उनको महाजनपद बोला जाता था। अब महाजनपद का ये मतलब होता है कि इट मे बी अ कन्फेडरेसी ऑफ मैनी स्टेट्स। कन्फेडरेसी का मतलब होता है कई सारे स्टेट्स मिलकर एक बड़ा स्टेट बनता था। तो अब जब मगध की बात होती है तो इस टाइम पीरियड पर जब इवोल्यूशन हो रहा है तो कुछ अटैक्स होना चालू होते हैं। तो सबसे पहला पर्शिया अटैक करता है। तो पर्शियन एम्पायर था, उस टाइम पे उसे पर्शिया बोला जाता था। तो पहला अटैक होता है साइरस द ग्रेट का। साइरस द ग्रेट, ये अकेमेनिड डायनास्टी हुआ होती थी और इंडस के वेस्ट वाला हिस्सा ये ऑक्यूपाई कर लेता है। हिंदू कुश बेल्ट, हिंदू कुश माउंटेन्स तक चला जाता है और गांधार, इसको भी ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गांधार एक आपने महाजनपद पढ़ा था जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। शाबाश, वेरी गुड। तक्षशिला कैपिटल थी। अभी गांधार को कैप्चर कर लेते हो। गांधार वाला जो बेल्ट है ये हमेशा डिस्प्यूट में रहेगा अप टिल जहांगीर। जहांगीर के टाइप पे ये फिर परमानेंट चला जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस इंडिया में नहीं आएगा गांधार। सो गांधार वाला ये पूरा बेल्ट ले लेता है। इसके बाद में इसका जो सक्सेसर रहता है उसका नाम रहता है कैम्बिसिस। वो इंडिया के इस पार्ट पे इतना ध्यान नहीं देता, उसका बेटा रहता है डेरियस फर्स्ट, दारा 1। ये फिर से एरियाज पर कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वापस से कांधार जो है वो आज़ाद हो चुका था। तो ये रीऑक्यूपाई करता है कांधार को, नॉर्थ में अफ़गानिस्तान को और वेस्ट में पाकिस्तान का वेस्ट पार्ट बलूचिस्तान को। नॉर्थ पंजाब तक ये आ जाता है। तो कांधार से तक्षशिला अगर आप देखोगे तो तक्षशिला का पार्ट वही बनता है, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट पंजाब पाकिस्तान वाला। अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो परसेपोलिस का इंस्क्रिप्शन है और नक्श ए रुस्तम का इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। इन दोनों के अंदर नॉर्थ पंजाब को इसकी प्रोविंस बताया गया है और ये 20वीं शत्रपी थी उसकी। शत्रप यानी एक सिस्टम हुआ करता था। शत्रपी का मतलब होता था जैसे गवर्नर और वाइस गवर्नर। तो शत्रप, महाशत्रप और शत्रप, ये 2 चीज़ें होती थीं। 2 पर्सन होते थे जो एक साथ राज करते थे। यही शत्रप सिस्टम जो पर्शियन है बाद में हमें शाकाज में मिलेगा, वेस्टर्न शत्रपी। तो शत्रप ये क्षत्रिय से नहीं निकला है, ये पर्शियन वर्ड है। इस चीज़ का थोड़ा सा एलाबोरेशन पे रखना ध्यान। देन इसके बाद में जेरेक्सीज आता है और जेरेक्सीज के बारे में बताया जाता है कि उसकी फोर्सेस के अंदर इंडियंस हुआ करते थे। डेरियस थर्ड ये वो बंदा था जो अलेक्जेंडर से फाइट करेगा और उसकी भी आर्मी के अंदर इंडियंस हुआ करते थे। 333 BC आते आते पर्शियंस डेरियस थर्ड के टाइम पर ख़त्म हो चुके होते हैं। मगध किंगडम इस टाइम पर एंड पीरियड पे चल रही है और नंदाज राज कर रहे हैं। अब सेकंड जो मेरे पास इसमें आएगा बंदा वो है आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर का जो अटैक है वो है 326 BC का और 323 BC में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाएगी।
अब अलेक्जेंडर वॉज बॉर्न इन यूरोप, ग्रीस, ठीक है। अलेक्जेंडर की डेथ होती है एशिया में और अलेक्जेंडर को बरी किया जाता है अफ्रीका में। तो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर उस टाइम पर उसका राज था। तो एट दैट टाइम अलेक्जेंडर हैड क्रिएटेड अ मासिव एम्पायर। अब वो जैसे ही मरता है तो उसके बाद की प्रॉब्लम्स दूसरी होंगी। अब मेरा जो सवाल यहाँ पे था वो 16 महाजनपद की लिस्ट देखना है। तो सबसे पहले कौन सी डायनास्टी वाला चार्ट खोलिए आप, आपके महाजनपद वाला, और मेरे नोट्स खोलिए महाजनपद वाले, लेटर महाजनपद वाले। आप सबसे पहले आप देखिए मगध है। तो मगध की जो एक डायनास्टी जिसके बारे में हम मेजर पढ़ते हैं, हरियनका डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय बिम्बिसार। नाउ बिम्बिसार, अब जो आप लिखते चलेंगे बिम्बिसार कहाँ का है, पहले लिखिए 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की लिस्ट लिख लो फटाफट, नॉर्थ टू साउथ देख के लिख लो, फटाफट लिख लो। सबसे नॉर्थ वेस्ट में गांधार हो गया, फिर नॉर्थ वेस्ट में कंबोज हो गया, फिर और थोड़ा सा साउथ में आ जाओगे तो पाकिस्तान और एमपी इंडिया वाला पार्ट, राजस्थान वाला मत्स्य हो गया, ऊपर नॉर्थ में कुरु हो गया, उसके साउथ में पांचाल आ जाएगा, फिर विदेह आ जाएगा, काशी आ जाएगा, मगध आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, अंग आ जाएगा, वत्स आ जाएगा, फिर चेदी आ जाएगा, अवंती आ जाएगा। कितने गिना दिए मैंने, मतलब मैं गोदावरी तक तो पहुंच गया हूँ। कौन सा छूट गया मेरा, अस्मा का साउथ का है, और सब ऊपर वाले का करम है, अपने आप याद होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। इसका करने का तरीका क्या है, यहाँ पर राजाओं के ऊपर नाम पूछा जाता है, राजाओं ने क्या किया था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो पुराने रिलीजियस टेक्स्ट से के अंदर मिलते हैं हमको। तो अब यहाँ पर पहला राज कौन मना रहा है, मगध का राजा है बिम्बिसार। अब बिम्बिसार किन किन को कैप्चर करेगा, तो मगध के आगे लिख दो बिम्बिसार, छोटे में लिखना क्योंकि उसके आगे बहुत सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे हम। मगध के आगे बिम्बिसार। अब बिम्बिसार ने क्या कैप्चर किया, कौशल और वैशाली को कैप्चर कर लिया। तो कौशल और वैशाली के आगे भी लिख दो कैप्चर्ड बाय बिम्बिसार। कौशल और वैशाली के आगे लिख दीजिए बिम्बिसार ने ख़त्म कर दिया उनको, और इसने एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया काशी के साथ। तो काशी के साथ इसका जब मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, और फिर इनके जो पुत्र थे उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को सब्र नहीं हो रहा था कि बुड्ढा मरी नहीं रिया भैया, डोकरा मरी नहीं रिया यार, अब कहीं करे। तो उसने ये कहा कि डोकरे को मारा तो डोकरे को मार डालता है, डोकरा बोले तो बिम्बिसार। तो बिम्बिसार की हत्या, हाँ अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फैट्रिसाइड ऐसी कुछ बोलते हैं, जब एक पुत्र अपने बाप की हत्या करके राजा बन जाता है। अब अजातशत्रु जब राजा बनता है तो कायदे से काशी वाले जो भैया थे वो इसके मामा हुए, वो सौतेले मामा थे। तो अब काशी के जो मामा थे उनको ये तकलीफ हो गई कि इसकी वजह से मेरी बहन सती हो गई, तो वो अटैक कर देते हैं। तो काशी का अटैक होता है अजातशत्रु के ऊपर। और अजातशत्रु किन किन से युद्ध करता है आप देखो, नोट्स में देखो। ये पॉलिटिकल बिल्डअप ऑफ एम्पायर है, एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस है ये। तुम कौन से वाले नोट्स देख रहे हो, महाजनपद वाले नोट्स में मिलेगा बेटा। महाजनपद से मौर्यंस पे जाएंगे।
जीतता है क्या? ईस्ट में इसके पास में कौन सा था? ईस्ट में वज्जी। अब वज्जी जो था वो रिपब्लिकन कन्फेडरेसी था, मतलब बहुत सारे लोग थे। इसके अंदर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करा, फूट डालता है, अपने खासम खास लोगों को वहाँ गुप्तचर बनाकर भेजता है और फूट डाल के उसको कैप्चर कर लेता। तो अगला स्टेट कौन सा गायब हो गया? लिख दो, वज्जी किसने कॉन्कर कर लिया? अब और कोई सा इसने टेरिटरी कह रही है अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु के पास समस्या ये थी कि टेरिटरी को कैप्चर अकेला करना है और साथ ही साथ में टैक्स को कंट्रोल करना है। दो चीज़ें, स्ट्रेटेजी और टैक्स। अब टैक्स कैसे कंट्रोल हो सकता है? तो भैया जितना हम उगा रहे हैं उतना तो हमें टैक्स मिल रहा है, लेकिन जो हमारे रास्ते से जा रहा है उससे भी हम टैक्स लेंगे। ट्रेड रूट के ऊपर जाने वाली चीज़ों से टैक्स लेना, उनको सिक्योरिटी देने के बदले में कि आपकी लूटपाट नहीं होगी। तो वो होता था सबसे बड़ा रिसोर्स अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर अजातशत्रु कावेरी के ऊपर गंगा और सोन का जो कन्फ्लुएंस था उसके ऊपर एक दुर्ग बनाता है, उसे कहा गया जल दुर्ग। अब इसकी बैटल्स चल रही हैं, बैटल्स लगातार चल रही हैं, वॉर चल रही हैं। तो ये दो नए टूल्स बनाता है, महाशिला कंटका और एक क्या था वो, रथमूसला। अब महाशिला कंटका क्या होता था? कैटापल्ट, उसको इंग्लिश में कहेंगे कैटापल्ट। कैटापल्ट क्या होती है? बड़ी गुलेल जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सके। तो उसको खींचा जाता था, बड़ा पत्थर भरते थे और वो फेंक दिया जाता था। तो ये इसके अंदर बनवाता है। अब इसी के साथ साथ में ये जो रथ चलते थे उन रथ के पहियों में तलवारें लगा देता है। तो रथ जब दौड़ता हुआ जाएगा तो आसपास अगर कोई आएगा तो वो तलवार से कट जाएगा। तो ये दो नए इंस्ट्रूमेंट इसके पास थे। तो ये क्या बता रहा है कि इसने मिलिट्री के ऊपर और स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान दिया। तो दैट इज अजातशत्रु। नाउ अजातशत्रु इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। अजातशत्रु के टाइम पर पहली बुद्धिस्ट समिट होगी या कॉन्फ्रेंस होगी, पहली बुद्ध संगति बोलते हैं उसको। अब इसका एक चार्ट है जो शायद मेरे नोट्स में होगा, अगर नहीं है तो आपको बना लेना है मेरे नोट्स में ना। वैसे आपको बुद्ध संगतियां हुई हैं, 4 मेन हैं पुरानी वाली, उन सब का लिखना है। पहले तो ऑर्डर लिखना है। तो कैसा आप एक चार्ट बना लेंगे? सबसे पहले प्लेस लिख लेंगे, प्लेस के नीचे ईयर लिख लेंगे, ईयर के नीचे राजा लिख लेंगे कि पैटर्न कौन है। अब इसका है एक अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। एक अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए तुम्हारे एक है। इसके बाद में आप लिखोगे चेयरमैन कौन था, चेयरमैन और उप चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अगर उस संगति का था तो वो, और आगे आप लिखोगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। 3 तो पहले ही लिख दिए आपने, 3 फैक्ट तो पहले ही आ गए। अब ये आपका कोई सी भी संगति अगर 3 मार्क में भी आता है ना तो आप सीधे उठा के रो लिख देना। अगर वो बुद्ध संगति पूछता है 5 नंबर में तो ये पूरा चार्ट लिख देना, सेंटेंस बना के लिखना। लेकिन वो सेंटेंस ही बन रहा है ये हमारा, किसके पैट्रोनेज के अंदर किसकी चेयरमैनशिप में क्या काम किया गया। तो ये काम आपका अक्सर पूछा जाता है। तो अजातशत्रु इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। बिंबिसार जो इसका बाप था वो कंटेम्प्रेरी था गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा उस समय पे जिंदा है, तो गौतम बुद्धा का टाइमलाइन और महावीर स्वामी के टाइमलाइन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मगध स्टार्ट हो रहा है ये वाला पीरियड और बुद्धिज्म गौतम बुद्धा जा चुके हैं। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो मेरा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बाद में मेरे पास अगला बंदे का नाम आता है, तीसरे बंदे का, जिसका नाम था अजातशत्रु का बेटा उदयन। अब उदयन 2 मिलेंगे आपको, एक नहीं मिलेगा। उदयन हिस्ट्री के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, सब वेरी कॉमन नेम। सो जिस जगह पर जलदुर्ग बनाया था नर्मदा और सोन के कन्फ्लुएंस के ऊपर, वहाँ पर
ये भैया उदयन भैया एक कैपिटल बनाते हैं। तो सबसे पुरानी जो कैपिटल हुआ करती थी, जो ओरिजिनल कैपिटल थी, वो थी ग्रीवराज, जो ओरिजिनल थी। वहाँ से ये अपनी कैपिटल को कहाँ ले आता है, गंगा किनारे, और ये पाटलिपुत्र बनता है, और पाटलिपुत्र से आज ये पटना कहलाता है। लेकिन आज पटना पे सोन नदी का कन्फ्लुएंस नहीं है, वो 80 किलोमीटर पहले मिल जाती है। यानी गंगा, मतलब गंगा और सोन ने अपना रास्ता इतना चेंज कर लिया है उस समय से अब तक कि 80 किलोमीटर पहले सोन कन्फ्लुएंस में आ रही है। सो सोन पहले मर्ज हो गई, ये वाली बात है। तो ये मेन हो गए। उदयन के बाद भी राजा हैं, दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो उदयन ने क्या कुछ अटैक किया? अब इस देखो ना, मेरे नोट्स के अंदर तो लिखा हुआ है उदयन ने क्या करा। उदयन ने अवंती के साथ कुछ है क्या उदयन का? बस अगर आप बोल बोल के कहानी पढ़ लोगे ना, तो मेजर फैक्ट्स याद हो जाएंगे। पहला काम है ल्यूसेंट से कवर अप कर दो। दूसरा काम है कोई सी भी एंशियंट बुक ले लो जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, उससे कवर करते चलो। यहाँ इसको बार बार पढ़ना है, अलग अलग किताबों से पढ़ना है। एंशियंट तो होगा, आपने आज पढ़ा है, कल दूसरी किताब उठा के पढ़ो, परसों तीसरी किताब उठा के पढ़ो। एंशियंट ऐसे कवरेज देगा आपका, क्योंकि कब कहाँ कौन सा फैक्ट पूछेंगे हम एक नोट से, एक किताब से कवर कर ही नहीं सकते। ओके, तो उदयन के बाद कौन है? लास्ट राजा का नाम आ जाता है नागदशक। अब नागदशक की हत्या कर देते हैं शिशुनाग, सही है, और नई डायनास्टी बन जाती है, कौन सी? नाग डायनास्टी। अब नाग ट्राइब भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, नागालैंड, नागाज आर ट्राइब। तो नागाज, नाग पीपल हुआ करते थे पुराने समय में, अलग अलग जगह पे नागाज मिलेंगे आपको। सो ये नाम है बंदे का। सो शिशुनाग किल्ड नागदशक, यानी नाग ने डस लिया शिशु को, नहीं, शिशुनाग ने डस लिया नागदशक को। दशक दंश मार देना, वैसे कोरिलेट कर लेना। अब नागवंश के अंदर अब ये कैपिटल अपनी शिफ्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि अगर पटना में रहेंगे तो हमें सल्टा देंगे। लॉयल्टी यहाँ पर ट्राइबल अटैचमेंट है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है कि जनता का कोई अधिकार हो। तो जो पावरफुल लोग होते थे वो एक दूसरे से रिलेशंस रखते थे, आप कह सकते हो ओलिगार्की सिस्टम था। हायर क्रीम डेला क्रीम जिन्हें कहते हैं, क्रीम डेला क्रीम, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तू मेरी मदद करना, मैं तेरी मदद करूँगा वाला काम है। अब वहाँ राजा को हटा दिया, एक डायनास्टी है उसको ख़त्म कर दिया। अब डायनास्टी ख़त्म हो जाती है, नाग डायनास्टी बनती है। नाग डायनास्टी शिफ्ट हो जाती है किधर? विदिशा तरफ आ जाते हैं। अब विदिशा जो है वो बेसिकली अवंती का हिस्सा है, अवंती और चेदी की बाउंड्री पर है। सो ये इधर आ जाते हैं। अब इसके बाद में इनका एक और पुत्र है, क्या नाम है? काकवर्ण या काला अशोक। काला अशोक के टाइम पर अगली बौद्धिस्ट काउंसिल होगी, ठीक है। अब काला अशोक है, काकवर्ण है, इसके बाद में कौन है? नहीं, तो ये नंदा, इसको कैसे डिपोज करेंगे? तो इसको हटाया जाता है और उधर महापद्मानंदा, ये पूरा नाम है, पद्मनंदा। नंदास डायनास्टी एस्टैब्लिश होती है और महापद्मानंदा इज नोन एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, जो मैं आपसे एक्सरसाइज करवा रहा था। अब देखिए इसने कौन कौन सी चीज़ों को कॉन्क्वेस्ट किया। अब ऊपर लिखते जाओ। पहले ही आपने कई स्टेट्स हटा दिए, अब कौन से बच रहे हैं? कुल मिला के ये था कि महापद्मानंदा, धनानंदा क्योंकि आते आते तो सिर्फ 3-4 स्टेट्स बचते हैं महापद्मानंदा के बाद। किसको लेता है पहले? लिख लो अंग, आगे नाम लिख लो महापद्मानंदा। क्योंकि अगर तुमसे ये पूछ लिया कि निम्नलिखित कौन से महाजनपद को महापद्मानंदा ने एक्वायर किया था, तो कंफ्यूजन नहीं होगा इस चार्ट में। अब काशी जो है वो लगातार
भिड़ता रहता है। इसी तरह से अवंती बहुत पावरफुल था, अवंती भी भिड़ता रहता है। गांधार उधर खत्म हो चुका है, कंबोज उधर खत्म हो चुका है। गांधार कंबोज पर्शियंस अक्वायर कर चुके हैं, और अब अलेक्जेंडर आएगा तो वो वहाँ पर दूसरी डायनास्टीज है, छोटी छोटी डायनास्टीज नई बन जाएंगी। अब राजस्थान की मत्स्य आपको दिखेगी, पांचाल दिखेगी आपको, ये कुछ डायनास्टीज हैं जो बच रही हैं। अब महापद्मानंदा के बारे में, नंदा डायनास्टी के बारे में कहा जाता है, इन्होंने अपने कुछ टाइटल्स रखे थे। एक टाइटल है अपने दुश्मनों को मारने वाला, सर्व सारे शत्रुओं को समाप्त करने वाला, और एक और नाम रखा था उग्रसेन, एक और है एकराट, सम्राट एकराट, एक ही राजा। तो ये कॉन्क्वेस्ट में निकलता है, तो ही इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। ये इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी कि मुझे ज़मीन चाहिए। अब महापद्मानंदा का जब एंड हो रहा होता है, मतलब सॉरी नंदा डायनास्टी के एंड में एक राजा था धनानंदा, एरोगेंट एज यूजुअल। 2 4 5 10 जनरेशन के अंदर तो एरोगेंस आ ही जाता है। ये कहा जाता है महापद्मानंदा से धनानंदा 10वां राजा था। अब हो सकता है उसके बेटे ही रहे हों, भाई बंधु रहे हों, जो भी हो, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ, हमारी बुक्स के अंदर उतना डिटॉल नहीं मिलता, सेवलॉन में काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके पास इस टाइम पीरियड पर अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक करता है। तो सबसे पहले उस टाइम का बहुत पावरफुल स्टेट हुआ करता था पर्शिया। पर्शियन अटैक्स आपने पहले ही देख लिए। पर्शिया और ग्रीस की एनिमोसिटी थी, सदियों से चल रही थी, बार बार युद्ध हुआ करते थे। सो अलेक्जेंडर जिस इलाके का हुआ करता था वो उस समय ग्रीस नहीं था, वो टेरिटरी एरिया ग्रीस का था, लेकिन छोटे छोटे स्टेट थे, उसी तरह जैसे इंडिया के अंदर इंडिया नहीं था उस समय। तो एनीथिंग बियॉन्ड इंडस रिवर वॉज टर्म्ड एज इंडिया। इंडस, सिंधु, सिंधु से चूंकि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था तो इंदुस, और इंदस से इंडोज, इंडोई और इंडिया। तो ऐसे ये नामकरण संस्कार हो गया जो इंडिया टर्म है। तो इंडिया टर्म ब्रिटिश की देन नहीं है। इंडिया टर्म आपको रिकग्निशन कैसे मिलेगा? अगर हम इंडियंस के उस टाइम पे रिकग्निशन देखेंगे तो नोबडी वाज कॉलिंग आवरसेल्व्स एज इंडिया, वी वर कॉलिंग आवरसेल्व्स डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद, कि ये मगध का है, ये चेदी का है, ये अवंती का है। तो ये कंसेप्ट है छोटा सा कि छोटे छोटे टेरिटोरियल एरियाज हुआ करते थे, बट फॉरेनर्स कंसिडर्ड इंडिया एज वन एंटिटी, एनीथिंग बियॉन्ड इंडस, नियर एंड बियॉन्ड इंडस। तो वो वाला कंसेप्ट हो गया। अब अलेक्जेंडर हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करता है, ऑक्जानिया जाता है, नॉर्थ ईरान, ईरान से डायरेक्ट बलूचिस्तान एंटर नहीं करता है, नॉर्थ चढ़ता है, नॉर्थ से साउथवर्ड आता है। तो उसकी एक फेमस लड़ाई है वितस्ता, हाइडस्पस, झेलम, एक ही नाम, एक ही नदी के 3 नाम है। आपसे तीनों पूछे जा सकते हैं, ईयर पूछा जा सकता है, किससे हुई? तो पुरु से हुई थी, पोरस, पुरु से, पुरु हिंदी का नाम है, पोरस ग्रीक नेम आ जाता, अस लगा हुआ है। सो पोरस से उनकी लड़ाई होती है, वो हार जाते हैं। तो अलेक्जेंडर का एक फेमस कोट है यहाँ पर, राजा से पूछा जाता है बता तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो ही आंसर्ड कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो बोले ठीक है तू राजा बन जा। सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर आस्क्ड, इट इज़ नॉट यूनिक। अगर आप पर्शियंस को देखोगे तो पर्शिया को जब ये कॉन्कर कर लेता है और वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ की जो राजकुमारी थी वो भेष बदल के आती है, मतलब वो नौकरानी बन के आती है, नौकरानी को राजकुमारी, लेकिन ये ताड़ लेता है उसको और फिर पूछता है कि कैसा बिहेवियर किया जाए। बोले एक रानी की तरह। बोले ठीक है आप रानी की तरह रहो। सो वो वहीं पर उसको उसी तरह से रखता है। फिर ये जब नॉर्थ में जाता है तो किसी एक ट्राइबल लोकेलिटी के अंदर ये शादी करता है, किसी प्रिंसेस से शादी नहीं करता है, ट्राइब्स में शादी करता है, ट्रांस ऑक्जानिया के अंदर।
यानी अफ़गानिस्तान के नॉर्थ वाले हिस्से में। तो आज भी जो लोग कहते हैं कि पामीर के अंदर एक जो ट्राइब्स हैं पुरानी, वो अलेक्जेंडर के वंशज हैं, ऐसा कहना पड़ता है। कुछ गांव हैं जहां पर मानते हैं कि अलेक्जेंडर के वंशज आज भी रहते हैं। अब अलेक्जेंडर साउथवर्ड चलते हैं। अब इसकी जो फोर्स थी जो इसके साथ निकली थी, वो सालों से इसके साथ चल रही थी, वो थक चुके थे। और इंडिया वॉज हॉट एंड ह्यूमिड, प्लेन्स ज़्यादा हॉट होते हैं, प्लेन्स ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, और बारिश ख़तरनाक होती है। पुरु कैसे आ रहा था? पोरस। इन लोगों के जो कमान थे, कमान का खेल है उस टाइम, दैट इज़ वेपनरी, तो वो बड़े लंबे कमान यूज़ करते थे पोरस की सेना। तो अंगूठे के अंदर वो कमान का एक सिरा लगाते थे और दूसरे से खींच के तीर मारते थे। अलेक्जेंडर शॉर्ट स्वॉर्ड, जो रोमन्स ने भी बाद में इस्तेमाल की, छोटी तलवार और भाले। तो जब बारिश हो गई तो जो इनके आर्चर्स थे उनके पैर टिक नहीं पाए, वो हार गया। और इसने सडन अटैक करा था अलेक्जेंडर ने, नदी क्रॉस करी सडन कहीं और से और सडन अटैक करा। अब ये हो जाता है, अब इसके बाद ये डिसाइड कर लेता है कि वी आर नॉट गोइंग ईस्टवर्ड, अब हम ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, वी आर रिटर्निंग बैक। तो उस रिटर्निंग के ऊपर जस्टिफिकेशन देना था, जो उसके साथ लोग स्कॉलर्स साथ में थे। इनसे हमको इंडिया की उस टाइम की हिस्ट्री बहुत मिलती है। तो उसमें ऐसी ऐसी किंवदंतियाँ लिखी हुई हैं कि सेंट्रल इंडिया में लोगों के कान इतने बड़े होते हैं कि एक कान को वो बिछाते हैं और दूसरा कान ओढ़ के सो जाते हैं। कहानी, लेजेंड कि भैया हम क्यों नहीं जा रहे, भाई अलेक्जेंडर क्यों क्रॉस नहीं कर रहा है, अलेक्जेंडर व्हाई अलेक्जेंडर इज नॉट गोइंग टू इंडिया। इंडिया वाज नोन एंटिटी एट दैट टाइम। पर्शिया को हम सप्लाई करते थे आर्म्स आर्मामेंट, हाथी हम सप्लाई करते थे, हाथी दांत हम सप्लाई करते थे, एरोज हम सप्लाई करते थे, सोर्ड्स हम सप्लाई करते थे। सो इंडिया वाज ह्यूज एट दैट टाइम ऑल्सो कंटेम्परेरी सोसाइटी के अंदर। चाइना अपनी जगह, चाइनीज सोसाइटी वाज ऑल्सो नोन। अब यहाँ से अलेक्जेंडर अपनी आर्मी को दो हिस्सों में बांटता है। एक से बोलता है कि तुम इंडस नदी से निकलो और सी रूट से पहुँचो, और ये लैंड रूट से जाता है। रास्ते में ये बीमार पड़ता है और मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसे पॉइजन दिया गया, कुछ लोग कहते हैं इसे मलेरिया हो गया, कुछ लोग कहते हैं इसको कोविड-19 हो गया होगा, वॉट एवर, ही डाइड। तो फिर उसका वो फेमस कोट है मरने से पहले कि मेरे हाथ बाहर खाली रख देना, ताकि अलेक्जेंडर द ग्रेट खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एंड ही वॉज बरीड इन अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। अब एक अलेक्जेंड्रिया नहीं है, तो अलेक्जेंडर की ओरिजिनल कब्र को ढूंढने के लिए हाथी घोड़े सब लगा दिए गए हैं, अभी तक नहीं मिली। ये कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया उस टाइम पर सी कोस्ट पे था, और जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता रहा वो डूब गया या नष्ट हो गया। बट वेयर इट इज़ वी डोंट नो। सो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन या एग्जैक्ट अलेक्जेंडर की कब्र आज तक नहीं मिली है। चिंगिस खान की मिल गई है। तो चिंगिस खान को जब बरी किया गया था तो इट वाज अननोन, मतलब एक ग्रुप गया था, उन्होंने बरी किया, पूरा ऊपर से कवर करा, सबको मार डाला जितने लोग बरी करने गए थे। और जो जिन लोगों को दिया गया था वो लोग वापस आ गए, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो चिंगिस खान की तो बाद में पता चली, वो बाद में नदी के नीचे चली गई थी, फिर बाद में वो रिकवर हो गई। तो चिंगिस खान की टूम पता है कि कहाँ है, उसको डिस्कवर करा जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अननोन में चले गए। अब अलेक्जेंडर जब अटैक कर रहा था तो तक्षशिला एट दैट टाइम वो सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, डीप लर्निंग था, बुद्धिज्म का गढ़ बन चुका था तक्षशिला, लर्निंग का सेंटर था। सिर्फ ऐसा नहीं था, इट वाज अ यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ अ थिंग, वहाँ लोग सीखने जाते थे तक्षशिला। अब तक्षशिला क्यों, कब से पढ़ रहे हैं हम, महाभारत गांधार पीरियड, तो गांधार की कैपिटल तक्षशिला है। अब इस जगह से एक व्यक्ति आते हैं धनानंदा के कोर्ट में, जो को नाम थो विष्णुगुप्त, कई नाम तो जब भैया आते हैं बोलते हैं यार देखो वहाँ पे यवन आ रहे हैं। यवन उस टाइम पर ग्रीक्स को बोला जाता था, तो वो यवन आ रहे हैं, तो बोले यार उनको मारना पीटना है, बोले निकल जाए यहाँ से। अब वो बेटा पाटलिपुत्र पटने में, वो कहा तक्षशिला। तो लौटते लौटते वो एक
कहावत मतलब कहानियाँ हैं, अब आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है, लेजेंड है, मिथ है, व्हाटएवर। एक पेड़ के अंदर वो मट्ठा डालते हैं, मट्ठा डालते हैं, मट्ठा डालते हैं, तो वो जड़ों से चींटी खा जाती है और पौधा मर जाता। बोले ऐसे तेरा नाश कर दूंगा वंश का मैं। और खैर व्हाटएवर, जाते जाते वो एक चरवाहे को उठा के ले जाते हैं, जिसको नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ एक और को भी ले गए, एक अकेले को नहीं ले आता वो। अब चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ ले जाते हैं, अपने अंडर में ट्रेनिंग करते हैं। ये भी कुछ लोगों ने जो मेरे पढ़ने में आया है कि वो अलेक्जेंडर की आर्मी को इसने चंद्रगुप्त ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था, वॉर टैक्टिक्स को ऑब्जर्व किया था। अब जैसे ही अलेक्जेंडर की डेथ की खबर आती है, इधर जो गवर्नर्स थे वो आपस में इतना बड़ा एम्पायर है उसके ऊपर कैप्चर करने के लिए झगड़े करने लगते हैं। तो अलेक्जेंडर जब यहाँ पर इंडिया आया था तो ट्रांस ऑक्सेनिया वाला एरिया, अफगानिस्तान के नॉर्थ वाला हिस्सा, नॉर्दर्न अफगानिस्तान वाले हिस्से के अंदर, उसको कहते हैं बैक्ट्रिया, बैक्टीरिया नहीं बैक्ट्रिया। कहाँ है बैक्ट्रिया भैया? नॉर्थ में, नीचे वायरस है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया, तो वो कहलाएंगे बैक्ट्रियन ग्रीक्स। वहां पर कैपिटल बनी हुई है उनकी, वो हो गए बैक्ट्रियन ग्रीक। ग्रीस कहाँ का है? यूरोप का, मेडिटेरेनियन में है लगा हुआ, आज भी ग्रीस है, और मेडिटेरेनियन में, टर्की के नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट में। सो यहाँ पर से अब इनका खेल चालू होता है बैक्ट्रियन ग्रीक्स का। अब ये वो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड पर एक और उथल पुथल विश्व में हो रही होती है। जो स्टेपीज़ हैं, इन स्टेपीज़ के अंदर कुछ गडरिये प्रकार के, घुमक्कड़ प्रकार के घुमंतु लुटेरे रहा करते थे, वो अल्टीमेटली मंगोल तक आएगा। सो एक हायरार्की है ट्राइब्स की जो स्टेपीज से निकले। सबसे पहले निकलने वाले हैं आर्यंस, सबसे पहले आर्यंस। आर्यंस को पुश करने वाले या आर्यंस के बाद आने वाले स्काइथियंस, पार्थियंस, यूची, हुन्स, हुन्स या हण, मंगोल्स एंड टर्क्स, टर्क्स एंड मंगोल्स। अब सबसे पहले कौन निकला? आर्यंस आ गए, हो गया, वैदिक हिस्ट्री हो गई हमारी, खत्म किस्सा। अब जो निकलती है ट्राइब वहां से, दैट इज योर, अब होता ही है कि चाइना के अंदर ये लोग अटैक मारा करते थे, तो चाइना में ऐसी मारकाट मचती थी कि राजा परेशान। बोले जब देखो जब आ जाते हैं, तो उन्होंने दीवार बनाओ। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस टाइम कंस्ट्रक्ट करी जानी चालू होती। शायद नोट्स में या किसी टेस्ट में मैंने लिख रखा है कि कौन राजा था। उसने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना चालू करी और पुश करना चालू करा। तो दैट वाज द बॉर्डर ऑफ एंशियंट चाइना, जहाँ पे चाइनीज वॉल है। आज चाइना उससे बहुत बड़ा है। दैट वाज द अर्लीस्ट चाइना। उसके पहले उसके वेस्ट वाले हिस्से के अंदर सारे ट्राइबल पीपल थे। अब ये जो ट्राइबल पीपल है, अब जब देखते कि चाइना तरफ तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो दे मूव टूवर्ड्स वेस्ट। और वेस्ट में कहाँ पहुंच गए? कैस्पियन सी, ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी पहुंच गए। अराल सी से कैस्पियन सी तक का ये बेल्ट है स्टेपीज का, इसके अंदर ये घोड़े दौड़ाते थे, आज भी दौड़ाते मंगोलिया में। अब ये घोड़े दौड़ाते दौड़ाते वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे इनके आपस में झगड़े होना चालू हुए। तो स्काइथियंस और पार्थियंस के आपस में जब झगड़े होना चालू हुए, तो पार्थियंस मूव्ड साउथवर्ड एंड ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ ईरान, पर्शिया। पार्थियंस कहाँ आ गए? ईरान। और साथ ही साथ में ये एक्सपांड करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, और इंडिया के अंदर पार्थियन डायनास्टी का थोड़ा सा एविडेंस मिलता है, जिसमें गोंडा फर्नेस एक नाम आता है, बड़ा नाम है, क्योंकि इनके टाइम पर सेंट जेवियर्स आए थे, कि सेंट फ्रांसिस आए थे, सेंट जोसेफ आए थे, सेंट थॉमस आए थे, सेंट थॉमस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये वो वाला टाइम पीरियड आ जाता है। उधर मौर्यन एम्पायर खड़ा होगा अभी, तो ये मूवमेंट चल रहा है। बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहाँ पर हैं? बैक्ट्रिया में। ये ग्रीक्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, लेकिन आसपास से ट्राइबल झगड़े चल रहे हैं। ग्रीक्स अब पावर कहाँ शिफ्ट हो गया, किधर कैप्चर करना है? टुवर्ड्स वेस्ट। बोले या तो ग्रीस के अंदर ऑक्यूपाई करना है या इजिप्ट में ऑक्यूपाई करना है। तो इजिप्ट बिकेम अ कैपिटल ऑफ ग्रीक एम्पायर, जिसके अंदर क्लियोपेट्रा लास्ट रानी थी जो ग्रीक ओरिजिन की थी, अफ्रीकन नहीं थी।
और बाद में मार्क एंटनी से शादी होती है ना उसकी, नहीं पता। ओके, एनी हाउ शी वॉज द लास्ट रूलिंग एम्प्रेस ऑफ इजिप्ट विद ग्रीक ओरिजिन। अब एक राजा किधर बनता है? बैक्ट्रिया में। अब यहां आपस में जब वीकनेस दिखती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा पिन मारा जाता है, बेटा इनको छोटे छोटे जो राजा को छोड़ के गया है अलेक्जेंडर, इनको जीतना चालू करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टेड हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन दी वेस्ट। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले बेल्ट के अंदर ये ऑक्यूपाई करना चालू करता है जो टेरिटरीज अलेक्जेंडर ने जीत ली थी, तो ग्रीक्स को हटा देता है। अब ग्रीक्स उस टाइम पर आपस में लड़ रहे होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक लड़ाई के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। सेंड्रोकॉट्स, तो इसका नाम है चंद्रगुप्त का, ये बात करता है सेल्यूकस निकेटर से, इससे इसका युद्ध होता है और ट्रीटी हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर की बहन बेटी कौन दिया था? बहन की बेटी का विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं कितने हाथी देता। काय के लिए हाथी दे रहा था भैया? हाथी का फार्म डाले थे मां, डेयरी फार्म, युद्ध के लिए। अब युद्ध क्यों? आपस में लड़ रहे थे तो हाथियों की जरूरत थी उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है भाड़ में जान दो, इंडिया वाली टेरिटरी अपनों को इधर जिताना, नहीं तो अपना घर चला जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ग्रीक्स इस टाइम पर, बैक्ट्रियन ग्रीक्स डिड नॉट पेड अटेंशन टू द अक्वायर्ड टेरिटरीज। अब चंद्रगुप्त मौर्य वहां से निकलता है या उसके पीछे कौटिल्य जी, विष्णुगुप्त जी या चाणक्य जी इसे पुश करते हैं और इसको लेकर आ जाते हैं धनानंदा के पास। ना कहानी ये है कि ये पहुंच जाता है पाटलिपुत्र, तब तक वो सो रहे होते हैं। एरोगेंस। तो धनानंदा को जब ये हरा देता है, जो भी एक बैटल होती है, उसके बाद उसको और उसकी 2 पत्नियों को एक रथ पे भरता है, बोले निकल लो, भगा देता है। तो यहाँ हत्या नहीं हुई, डिपोज है जो मैंने पढ़ा है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राज करना चालू कर देते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है उसी मगध के ऊपर, उसी पाटलिपुत्र से मौर्यन एम्पायर। अब इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का इन्वेस्टमेंट क्या है? वेस्टर्न एरियाज जो अलेक्जेंडर के जीते हुए थे, बाकी पूरा तो पद्मानंदा का जीता हुआ था, वो पूरा का पूरा टेरिटरी इसको मिल गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य, इनके कहा जाता है कि एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था बिंदुसारा। अब बिंदुसार राज करते हैं, बिंदुसार एस्टैब्लिश्ड रखते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते, वो अपने बच्चों को इधर उधर गवर्नर बना के भेज देते हैं। उसमें इनका एक पुत्र हुआ करता था अशोक नाम का, वो विदिशा का गवर्नर था, अवंती का। मेन सीट वो ये ईस्टर्न मालवा इज विदिशा, वेस्टर्न मालवा शिफ्ट होता रहा। उज्जैन है, कभी मंदसौर है, तो वेस्टर्न मालवा शिफ्टिंग में है। उज्जैन इज प्रोमिनेंट, बट हमेशा कैपिटल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मंदसौर भी मिलेगा, आपको धार भी मिलेगा, मांडू भी मिलेगा आपको। विदिशा रिमेन द सेम, विदिशा एरिया इज वन एंड द सेम, ईस्टर्न सीट वही है। मालवा स्टार्ट वहीं से, मान लो आपकी मालवा वहां से स्टार्ट हो जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के कहा जाता है 101 पुत्र थे, 101 सन्स। अब अशोक भैया को पता चलता है, अफवाह उड़ती है कि शाहजहां मर गया। व्हाट्सएप मैसेज एज यूजुअल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया होगा कि भैया पप्पा निपट गए। तो बोले यार पप्पा निपट जाएंगे तो मैं राजा नहीं बनूंगा, बड़े भैया बैठे हैं। तो ये युद्ध करने निकलता है और 99 भाइयों को मार डालता है। 99, इसको कहते हैं फ्रेटिसाइड, इसको तो मालूम है फ्रेटिसाइड है, भाइयों को मारा। उसके बाद में लास्ट वाले भाई को ये छोड़ देता है और ये राजा बन जाता है। तो इस टाइम जब इतनी हत्याएं कर रहा है तो इसे नाम दिया जाता है चंड अशोक, अशोक चांडाल, ये टर्म दिया जाता है इसको मारने वाला। फिर अशोका भैया को ये पता चलता है कि साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में इतनी बड़ी टेरिटरी है और लोग जो है वो बात नहीं मान रहे। तो बोले बात कैसे मनवाएं? तो बात मनवाने के लिए उस टाइम स्क्रिप्ट आ चुकी थी। तो अशोका भैया परसेपोलिस से इंस्पायर्ड होते हैं। परसेपोलिस नाम अभी पढ़ा मैंने इंस्क्रिप्शन का। तो परसेपोलिस इंस्क्रिप्शन मतलब खंभों पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन। तो
पिलर आर्किटेक्चर इस टाइम पे जो अशोक बोरो करेगा वो परसेपोलिस मॉडल है। आज भी आप देख सकते हो कि परसेपोलिस के अंदर जो पिलर्स हैं, जो पुराना खंडर है पर्शियन एम्पायर का परसेपोलिस, आज उसकी फोटोज देख लेना या उसकी एक छोटी सी वीडियो देख लेना, जायंट पिलर्स हैं, आज भी खड़े हैं, कई पिलर्स आज भी खड़े हैं। तो वो पिलर आर्किटेक्चर वहां से कांटेक्ट तो है ना आपका, ग्रीस तक कांटेक्ट है आपका। अब ये खंबे गाड़ना चालू करता है, रॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखाना चालू करता है, जहां जहां उसको गाइडेंस देना था। अब वो जनरल प्रिंसिपल वाले गाइडेंस हैं और इनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स। सो मैं आपको आज एक वीडियो भेजूंगा, मेरी पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एडिक्ट क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। अभी मुझे याद दिला देना, यहीं कि यहीं बैठ के उसको पब्लिक कर दूंगा तो देख लेना। तो कितने रॉक एडिक्ट हैं ये सवाल आएगा, कितने पिलर एडिक्ट हैं ये सवाल आएगा। अब पिलर जितने भी हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है और सबसे ऊपर वाले हिस्से के अंदर जिसमें कोई जानवर या जीव जंतु की आकृति बनी होती है उसको कहते हैं कैपिटल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे स्तंभ तो खंबा हो गया, उसके ऊपर एम्ब्लेम क्या है हमारा? कैप। अरे स्तंभ, तो स्तंभ जब भी ऐसा बोला जाए तो इन्होंने लायन के जो बनाए हैं वो हम लोगों ने हमारा नेशनल एम्ब्लेम ले रखा है। इसी तरह सिंगल बुल भी है, तो एक जानवर वाली भी आकृति है और चार जानवर वाली, चार तरफ फेस। तो ये जो त्रिमूर्ति कहलाती है ना, आप कहीं से भी देखो वो तीन फेसेस दिखते हैं। ये गुप्तन पीरियड पे भी बनी है और सांची म्यूजियम में दोनों रखे हैं। तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाली थी जब मैं सांची गया था लास्ट ईयर, तो वो उस टाइम की शॉर्ट है कि ये गुप्तन पीरियड का है और ये मौर्यन पीरियड का है, रिप्रोडक्शन। तो इस टाइम पे जो आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर अकेमेनिड यानी कि जो पर्शियन सोर्स है वो ज्यादा है। सो मौर्यन एम्पायर में पर्शियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, थोड़ा सा ग्रीक इन्फ्लुएंस आना चालू होगा। अब इसकी जो कैपिटल सीट बन रही है, जो ये आर्ट फॉर्म बन रहा है, वो बनेगा गांधार से। गांधार इज बड़ा एरिया, तक्षशिला हम उसको मान लें कैपिटल, लेकिन एरिया तो बहुत बड़ा है वो। अब उस पूरे गांधार बेल्ट के अंदर जब ये इवॉल्व होना चालू होगा तो इसको कहेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। बुद्धिज्म इसको पैट्रोनेज करेगा। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब अशोका भैया को ये पता चलता है कि यार साउथ इंडिया के अंदर अगर जल्दी से पहुंचना है तो या तो नेवी से जाओ आप कोस्ट बेल्ट पे, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड वाले जो बेल्ट है या छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, या जंगल बड़े खतरनाक है, बोले यहाँ से क्रॉस करने के अंदर हालत खराब हो जाती है। तो एक अटैक करता है ये उड़ीसा वाले बेल्ट के ऊपर, कलिंगा की कॉन्क्वेस्ट, अशोक जीत जाता है। मैसेकर था उसका, ये मैसेकर यानी मैसेकर, वहां बच्चे औरतें सब लड़ रहे हैं इससे, सबको मार डाल रहा है। तो जब ये युद्ध भूमि में खून के अंदर खड़ा है, ऐसा डिपिक्शन है, मैंने फिल्म नहीं देखी है अशोका द ग्रेट, सो डोंट कंफ्यूज इट। तो ये यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मंक से मिलता है, क्या नाम था उसका, जो पहली बार इसको आके ज्ञान देता है। नोट्स देख लो मेरे यार, नोट्स में नाम है यार। खैर बहरहाल ये यहाँ पर उनका मन उपगुप्ता। अब ये यहाँ पर धीरे धीरे इनका मन परिवर्तन होना चालू होता है। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट आएंगे उसके अंदर एक कॉमन स्टेटमेंट मिलेगा कि मैं इतने वर्ष से बुद्ध हूं या बुद्ध को फॉलो कर रहा हूं, दैट इज हिज डिक्लेरेशन ऑफ बुद्धिज्म। और फिर जो ये खंबे लिखेगा, मतलब खंबे लिखेगा, पिलर इंस्क्रिप्शन या रॉक इंस्क्रिप्शंस आएंगे, उसके अंदर एक चीज क्लैरिफाइड रहेगी बड़े आराम से कि इट डिनोट्स हिज धम्मा। सो बहुत सारे ये चेंजेस लेकर आएगा अपने अंदर। अशोका ग्रेट इसलिए नहीं कि उसने एक लड़ाई लड़ी और इतने हजारों या लाखों लोगों को मार डाला।
अशोका ग्रेट इसलिए है कि उसने फिर बाद में पीस के लिए काम करा और वेलफेयर के लिए काम करा। सो एनीबडी वर्किंग फॉर पीस एंड वेलफेयर इज टर्म्ड एज ग्रेट। कॉन्क्वेस्ट के ऊपर नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्योंकि उसने कहीं किसी राजा को जब तक मारना नहीं हुआ तब तक नहीं मारा। इवन की जो पर्शियन किंग था उसको भी इसने नहीं मारा, वो भाग गया था, उसको दूसरी ट्राइब्स ने मारा। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने आप में अलग चीज है। तो ग्रेट वर्ड जहां इंडियन हिस्ट्री के अंदर यूज किया गया, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अगर कॉन्क्वेस्ट के ऊपर होंगे तो बहुत लार्ज टेरिटरी महापद्मनंदा की है, तो महापद्मनंदा ग्रेट होना था, औरंगजेब द ग्रेट होना था, लास्ट मुगल एम्परर तो वही है रियल एम्परर। बाकी बहादुर शाह जफर तो क्या उसके लाल किले से भगाने की बोल दिया थी, तुम्हारे बच्चों को लाल किला नहीं देंगे। 1803 में तो ऑलरेडी बैटल ऑफ दिल्ली हार चुके थे। तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग कि ग्रेटनेस कैसे आती है, तो ग्रेटनेस किसको बोला जाता है। तो यहाँ अशोका दी ग्रेट आर्ट, आर्किटेक्चर और पीस को प्रमोट करता है। ये यहाँ पर बुद्धिज्म को प्रमोट करना चालू करता है और वर्ल्ड वाइड डेलीगेशन भेजता है, नॉन वर्ल्ड वाइड में, कि यहाँ पर तुम जाओ, यहाँ पर तुम जाओ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि गौतम बुद्धा ने श्रीलंका किसको भेजा, गौतम बुद्धा ने यहाँ किसको भेजा। ये जो स्प्रेड कर रहा है इस टाइम पर तीसरी संगति ये कराता है, थर्ड समिट अशोक द ग्रेट करवाते हैं बुद्धिज्म की। और ये पीक है हीनयान का। जो पुराना धर्म है उसे बोला गया है हीनयान, बुद्धिज्म का पुराना वाला। अब अशोक की डेथ हो जाती है, अशोक के बच्चों के बीच में ईस्टर्न हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा डिवाइडेड हो जाता है। अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कश्मीर कॉन्क्वेस्ट पे गया था, और कश्मीर या तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया वो एरिया, लेकिन जो श्रीनगर है वो इसने कैपिटल फॉर्म करी थी। तो इसकी एक पत्नी थी जिनको कंजॉर्ट कहा गया है, क्वीन नहीं कहा गया है, कंजॉर्ट कहा गया है, जो सांची के पास हमारा एक माइनर रॉक एडिक्ट है उसके अंदर उसका नाम दिया हुआ है। कौन सा है वो, अरे सारूमारू केव में है ना इंस्क्रिप्शन। सीहोर डिस्ट्रिक्ट लगता है ना वो, कौन से मंदिर के पास में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में वो भी आता है। इधर है ये तो अपने साउथ की तरफ आ गए हम, भीमबेटका के साउथ में, वहाँ आ गए हम यहाँ पे। सो बहुत लंबे चौड़े एरिया में सांची का एरिया फैला हुआ है, जहाँ जहाँ स्तूप है वो सारे कंजर्व्ड अंडर यूनेस्को। सिर्फ ये नहीं समझना सांची स्तूप बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसको, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है दैट इज बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो सातमाला भी है वहाँ, सारूमारू भी है, ऐसे बहुत छोटे छोटे हैं जहाँ स्तूप हैं। और एक और कौन सा, सलकनपुर, ग्यारसपुर का स्तूपा है, उसकी भी वीडियो मैंने बना के डाली है। वो खुला हुआ था स्तूप, उसका खुले वाली वीडियो नहीं है उसमें, अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा था अभी। ओके, तो अब इस टाइम पर ये होता है कि गौतम बुद्धा की जो अस्थियां थी ये उनके पार्ट्स निकलवाते हैं अशोका और अलग अलग जगह भिजवाते हैं और उनके ऊपर स्तूप बनवाते हैं। तो ये कहा जाता है कि 80,000 या 88,000 के करीब इसने स्तूप बनवाए थे। प्लस इसने हर जगह अपनी टीम भेजी बुद्धिज्म को। हीनयान धर्म आज भी श्रीलंका में है और हीनयान धर्म मॉडिफाइड रूप में जापान में, चाइना में, तिब्बत में महायानिज्म है। हीनयान के बाद महायान। अब अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे डाउनफॉल में चला जाएगा और अल्टीमेटली दिस वाज ओवर रेन। अलग अलग डायनास्टीज हो गई अलग अलग जगह पे, दे कुड नॉट कंटिन्यू। तो पाटलिपुत्रा में शुंग डायनास्टी ओरिजिन होती है, पुष्यमित्र शुंग, ये इसको फाउंड करते हैं। वहां से ये शिफ्ट हो जाते हैं विदिशा, शुंगास। वही वाला केस कि पाटलिपुत्र में रहोगे तो टपका दिए जाओगे, ये वाला केस हर जगह दिखेगा मैक्सिमम। इसका एग्जांपल एक और, मालवा सल्तनत चल रही है, तो मालवा सल्तनत के अंदर मेदिनी राय थ्रोन को पलटते हैं और राजा बन जाते हैं। मालवा सुल्तान बनता है मेदिनी राय, वो मांडू में नहीं रहता है, वो रहता है चंदेरी में। तो चंदेरी इज फर्दर नॉर्थ ऑफ विदिशा, उतनी दूर चले जाता है क्योंकि यहाँ रहेगा तो यहाँ टपका दिया जाएगा मांडू में।
सो दैट इज द केस। यहाँ पे जब मांडू एंटर करते हो तो राइट हैंड साइड पे जो बहुत बड़ी एक पहली बिल्डिंग मिलती है उसे बोलते हैं गदा शाह का महल, गदा शाह की दुकान। तो पहले गदा शाह की दुकान है, उसके बाद में गदा शाह का महल है अंदर जहाज महल की तरफ, वहाँ लोग नहीं जाते। गदा शाह के महल में अगर तुम्हें एंट्री मिल जाए कभी, वहाँ जाना, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे छोटे छोटे कमरे हैं, उन कमरों में दीवार के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई है, ओपन है, छत ओपन है, ओपन छत पड़ी हुई है, वो पेंटिंग है मेदिनी राय की, उसकी रानियों की, ओपन है। मतलब छत, जब लास्ट टाइम 2013 की बात कर रहा हूँ, अर्जुन ने ये ढूंढा था, मैंने कौन जाए ऊपर, अर्जुन गया कूदते फांदते, सर सर आ जाओ यहाँ फोटो है, मैंने ठीक है, अरे मेरे फोटो है तो फिर तो चलेंगे हम। तो दैट इज द केस। तो वो बड़ा एरिया हुआ करता था उसका, मेदिनी राय वाज अ बिग नेम उस टाइम पर। सो ये क्या कंसेप्ट है, वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ नहीं रहना, दूसरी जगह चले जाओ, मार दिए जाओगे, राजा है ना, मरना कन्फर्म है, कोई भी मार देगा। अब पुष्यमित्र शुंग, इसका जो बेटा है, क्या नाम है, ये मालवी का अग्निमित्र का हीरो है, कालिदास की मालवी का अग्निमित्रम, उसका हीरो है। अब ये जो अग्निमित्र है, ये लड़ाई करने जाते हैं इस टाइम पर दूसरे लोगों से जो फॉरेनर्स थे। इस टाइम पर ग्रीक्स वापस से अटैक करते। अलेक्जेंडर ने तो अटैक कर दिया, कहां तक, इंडस तक रोक दिया। सेलेकस निकेटर की लड़ाई चल रही थी, अशोका गए, खत्म हो गए। अब उन्हें मालूम है अशोका खत्म हो गया, अशोका के बाद डायनास्टी टूट गई, पुष्यमित्र शुंग आ गए। बैक्ट्रियन ग्रीक्स के ऊपर भी अटैक होना चालू हो जाते हैं। वहां स्काइथियंस यानी शाकाज और पार्थियंस यानी पहलवाज, ये अटैक करना चालू कर देते हैं इनके ऊपर। अब ये वहां से साउथवर्ड मूव करना चालू होते हैं, आपस में ग्रीक्स में भी अंदर ठनी हुई है। तो अल्टीमेटली बैक्ट्रिया वाज लॉस्ट, बैक्ट्रिया हार जाते हैं, एंड दे शिफ्टेड टू तक्षशिला, और तक्षशिला पे इनकी सेकंड कैपिटल बनती है, और इस कैपिटल पे जो ग्रीक्स आते हैं उन्हें कहते हैं इंडो ग्रीक्स। और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है मिनिएंडर। मिनिएंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है मिलिंद पान्हो। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रीक्स कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। अब ये जो मिलिंद पान्हो है, इनके दो अटैक होते हैं। बेसिकली अटैक एक ही है, दो ब्रांचेस में अटैक होता है। एक अटैक होता है गंगा के बेल्ट पर, एक अटैक होता है नर्मदा के बेल्ट पर। तो ये आते हैं, उज्जैन कैप्चर कर लेते हैं और पटना कैप्चर कर लेते हैं ग्रीक्स। तो दो गवर्नर हैं जिनके नाम है मेरे नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, वो याद रखेंगे कि कौन कौन यहाँ ग्रीक थे। मिनिएंडर उसमें एक है। अब इसके बाद में ग्रीक्स आपस में भी लड़ रहे होते हैं, तो मिनिएंडर यहाँ से वापस जाते हैं, ग्रीक्स को सडनली वापस जाना पड़ता है। तो जब ये वापस पहुंचते हैं उसके बाद फिर ग्रीक्स वेर नो मोर, मतलब जितना बड़ा पावर नहीं बचते, ये खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो ग्रीक्स ने काम करा है, जो बुद्धिज्म को प्रमोट किया है, दैट इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अफगानिस्तान का बामियान, जिसे तालिबान ने उड़ा दिया था। तो पहले जब उनके रॉकेट और उनसे मोर्टार से वो पहाड़ के ऊपर मूर्ति नहीं टूटी, तो आरडीएक्स भर दिया पूरा ऊपर चढ़ के और फिर ब्लास्ट करा था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। इसी तरह से एक और अभी नुकसान पहुंचाया था जो आईसिस ने पहुंचाया था। आईसिस ने, अब इसके पीछे दूसरा कंसेप्ट, आईसिस का जो कंसेप्ट है वो दूसरा, आईसिल आईसिस वन एंड द सेम थिंग। ये लोग क्या करते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को उठाते हैं और ब्लैक मार्केट में बेच के वहाँ का पैसा लेते हैं। दे अर्न मनी, नुकसान नहीं है, लूटपाट करी और उसको ब्लैक मार्केट में बेचना चालू कर देते हैं। पैसा आता है, उससे हथियार खरीदना है, ये करना है, ये वैसे फाइनेंस करते हैं अपने आप को। सो एक बड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट था, अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ रास्ता बताया है, जो उसका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला वो है रॉक इंस्क्रिप्शन, उसके अंदर उसका रास्ता बताया है कि यहाँ से आप जाओगे तो ऐसे रास्ता है उसका। उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो आईसिस ने डिस्ट्रॉय किया था, शायद मार्बल पे वो। एनीहाउ, सो ये टाइम पीरियड आ गया पुष्यमित्र शुंगास का। अब शुंगास का एक मिनिस्टर रहता है कण्व, वो उनके लास्ट मिनिस्टर की हत्या कर देता, लास्ट राजा की हत्या कर देता है और कण्व डायनास्टी एस्टैब्लिश होती है। ये वो टाइम पीरियड है जब फॉरेन अटैक्स चालू हो चुके हैं, ग्रीक्स वापस आ गए, ग्रीक्स के बीच में मौर्य और शुंग हैं।
ग्रीक से ग्रीक के बीच में, फर्स्ट ग्रीक अटैक से सेकंड ग्रीक अटैक के बीच में मौर्य और शुंगा, शुंगा और कण्वा के टाइम के ऊपर तो ढेर अटैक है। अब इस टाइम पर पार्थियंस, ग्रीक्स खत्म तो अब पार्थियंस आएंगे, पार्थियंस थोड़ा सा अपना स्कोप रखेंगे, उसके बाद फिर शाकास घुसेंगे, और शाकास जब एंट्री करेंगे तो इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, और ये शाकास एंटर करते करते साउथ में उज्जैन तक आ जाएंगे। अब ये वेस्टर्न इंडिया में है, उज्जैन इज कंसिडर्ड एज वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंटर इज पाटलिपुत्र, तो वेस्ट में, और इनका जो मेथड था वो था क्षत्रप महाक्षत्रप, इसलिए इसको कहेंगे महाक्षत्रपी। शाकाज की है, महाक्षत्रपी है, उज्जैन में एस्टैब्लिश होंगे, और बाद में ये अपना धर्म परिवर्तन करके अलग अलग धर्मों में आएंगे, चाहे ये शैविज्म में आए या वैष्णविज्म में आए। सो दे विल कन्वर्ट एट अ वेरी लेटर स्टेज। तो उज्जैनी वॉज अ कैपिटल ऑफ शाकाज। नाउ शाकाज दो तरीके के, शाकाज के अंदर दो डायनास्टीज हैं, कदम तो सही बोल रही, दूसरा क्षत्रप नहीं, क्षत्रप तो वो है राजा, कदरमकास, और हाँ वो समझ में नहीं आता क्या है। तो अब इसी टाइम पर एक और ट्राइब जो चाइना के ऊपर अटैक किया करती थी वो वहां से निकलती है और कश्मीर तक आ जाती है, और दैट वाज द यूची ट्राइब, जिनको यहाँ पर कुशाणास बोला गया। अब कुशाणास जब यहाँ आ जाते हैं और ये अटैक करना चालू करते हैं, तो इनमें एक राजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कनिष्का, एंड ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ग्रेट। अब कनिष्का चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल करवाएगा, कश्मीर के अंदर करवाएगा, और इस टाइम पर शिज्म हो जाएगा, हीनयान बुद्धिज्म अलग हो जाएगा, महायान बुद्धिज्म अलग हो जाएगा। अब कनिष्का का मेन सेंट्रल एरिया जो सेंटर होता था वो नॉर्थ वाला, तक्षशिला वाला बेल्ट हो गया पूरा, वहाँ से ये दूसरे इलाकों के ऊपर जब राज करेगा तो उनको अपना गवर्नर बना के राज करेगा। तो क्षत्रप जो यहाँ उज्जैन के थे, दे वेंट अंडर द कनिष्कास, शाकाज वेंट अंडर कनिष्का, एंड जब वो उसके रूल कर रहे हैं तो वेस्टर्न क्षत्रप कहलाए, इसलिए ये वेस्टर्न क्षत्रप ही है, व्हेन दे वेयर रूलिंग अंडर कनिष्का। फिर कनिष्का धीरे से एक और ट्राइब आएगी हुन्स की, और हुन्स जब अटैक करेंगे तो कनिष्का ख़त्म हो जाएंगे, साकाज लड़ाई करेंगे उन लोगों से। इवन कि इस टाइम पीरियड तक आते आते हमारे गुप्तंस भी आके जा चुके होंगे, तब जाके हुनों को यशोधर्मन मारेगा मंदसौर से, वो एक अलग डायनास्टी है। सो ये जो फेज़ है इसके अंदर इनपुट बाहर से बहुत आ रहा है, बहुत सारे बाहर के नाम हैं। सो जस्ट गो थ्रू दैट कामली एंड पीसफुली। तो मैं तुम लोगों को पुरानी वीडियोस जो हैं बोलो तो मैं डाल देता हूँ सैटरडे संडे को देखने के लिए, ठीक है, डाल दूंगा मैं आज देख के। ओके, ये काम है, लंबा काम है, खूब सारी डायनास्टीज, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है।